नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये लेक्चर स्पेशली बच्चे के डिमांड के हिसाब से बनाया जा रहा है और इस लेक्चर का जो मकसद है, जो आने वाले कंपटीशन जेईई मेंस का या नीट लेवल के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है। बच्चे ने रिक्वेस्ट कर रखा था कि सर हम लोगों को लास्ट में जो फ्लूइड का आइडिया जो है वो सही तरीका से मिल नहीं पाने से एक अच्छा प्लेटफॉर्म माइंड में शेक नहीं हुआ है, जिसके वजह से ज़्यादा हम लोग उसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं और सवाल का जो कैसे अप्रोच हो वो भी सही तरीके से पता नहीं चलता है। जनरली होता यही है बेटा कि जो लास्ट में जो चीज़ें होती है उसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ाते तो बेहतरीन ढंग से ही है। जितने भी टीचर्स, शिक्षकगण, गुरुजन पढ़ाते तो अपने से, कहीं पर भी आप देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टीचर की हमेशा कोशिश, गुरुजनों की हमेशा कोशिश ये है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और सवाल ज़्यादा से ज़्यादा बने। लेकिन समय की अभाव कहिए या जो कहें, हम लोग बराबर बैचेज को फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। जनरली जब समय कम होता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस होती है, तो भी बच्चे को थोड़ा सा लगता है कि शुरुआती दौर वाली जो चीज़ें होती है वो थोड़ा धीरे धीरे हम लोग पढ़ाकर बच्चे को एक बूस्टअप करने का जो कोशिश होती है कि उनके अंदर एक जो भावना है इस तरह से जग जाए कि मुझे पढ़ना चाहिए खुद से भी। मैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बहुत कुछ इसमें इन्वेंशन तो करूंगा नहीं, लेकिन मेरा मकसद यही है कि आपसे सवाल बनने लगे, इस चैप्टर के रिगार्डिंग सवाल बनने लगे। तो ये चैप्टर मैंने एनसीईआरटी के रिगार्डिंग ही रखूंगा। मैं बताऊं कि आप एनसीईआरटी की बुक, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक उसको आप देखें। मैं किताब को सामने रखा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ध्यान से देखें कि इसमें भी ये स्टार्ट किया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का जो है, इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे डील करते हैं। और आप मेरा एक्सपीरियंस केवल देखेंगे इसमें कि सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे, कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्डअप करेंगे। मेरा अपना ओपिनियन है कि जितने भी टीचर्स, गुरुजन फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो खुद एनसीईआरटी की किताब को देखते हैं और एनसीईआरटी के टर्म को लेकर, एनसीईआरटी में लिखी हुई बात को लेकर उसको ज्यादा से ज्यादा पोस्टमार्टम करते हैं और उनके अंदर की डेप्थ को समझाने की प्रयास करते हैं। मेरी भी उन्हीं लोग के तहत एक छोटा सा सोच है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर को हम लोग पढ़ाते हैं तो ग्राउंड तैयार होनी चाहिए कि बच्चे कम से कम सोचने लगे इस बात को कि चीजें कैसे होनी चाहिए, जो चीजें इसमें करनी है उसका मेन मोटिव क्या है, ये सब कुछ होना चाहिए। उसके माइंड में जैसे ही जाएगा ये संदेश, तो बिल्कुल बच्चा जो है वो अपने आप चीजें को पकड़ लेता है, किताबों को पढ़ने लगता है, टीचर्स की गाइडलाइन के हिसाब से चलने लगता है। और सवाल देखिए, जितने हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ लें, डायनेमिक्स पढ़ लें, रोटेशन पढ़ लें, सारी की चीज अब यहां फ्लूइड पर लगेगी। फ्लूइड्स बोले तो बेटा आपको यह समझना है कि जो फ्लूइड है वो बेसिकली चर्चा लिक्विड और गैस का है। फ्लूइड में हम लोग बेसिकली चर्चा करते हैं लिक्विड और गैस के बारे में। तो हमारे फिजिक्स में गैस के लिए थर्मोडायनेमिक्स बनाया गया है। तो यहां पर हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं फ्लूइड में, वो लिक्विड का चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फ्लूइड की आइडियल सिचुएशन क्या है, उस आइडियल सिचुएशन को लेकर आगे बढ़ना है हम लोगों को। पहली बात,
आइडियल फ्लूइड पर ही हम लोग काम करेंगे। किसी भी फ्लूइड को आइडियल बनाने के लिए जो उसकी जो लिक्विड पोर्शन है, जो लिक्विड पोर्शन की बात करने जा रहे हैं हम लोग, आइडियल बनाने के लिए उसमें कुछ कंडीशन हम लोगों को लगाना पड़ता है कि कौन कौन सी कंडीशन हो, क्या होनी चाहिए। मतलब ये कि जब हम लोग लिक्विड की बात करते हैं या किसी फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड में तो गैस की भी बारी आती है। तो गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, जैसे गैस को लो, जैसे मैं आपको लाइन ही बता देता हूं, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ मैं कहीं भी एक लाइन भी नहीं भटकूंगा, आपको पूरी तरह से उसी आइडिया पर मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा। आप देखेंगे कि फ्लूइड कोई नई चीज नहीं है। जितना आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा है, जितना आपने डायनेमिक्स पढ़ा है, जितना रोटेशन पढ़ा है, जितना वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है, सभी का वहां पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग सॉलिड मटेरियल पर ये सभी डायनेमिक्स है या काइनेमेटिक्स है लिखते थे। यहां पर जो है थोड़ा वही चीज लिक्विड पर काम होगी, फ्लूइड पर काम होगी। फ्लूइड हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लेते हैं चीज, सॉरी लिक्विड को, गैस को फ्लूइड में दो भाग, लिक्विड प्लस गैस से कनेक्टिविटी है। लिक्विड और गैस का जो फ्लूइड बोलते हैं हम लोग, गैस फ्लूइड है, लिक्विड भी फ्लूइड है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं जो इसमें लिखा हुआ है। हम लोग किताबों को बहुत ही बारीकी से स्टडी करते हैं, उसके बारे में समझते हैं और तब जाकर किसी चीज के बारे में रिजल्ट्स लिखते हैं, नतीजा पर हम लोग पहुंचते हैं। तो बहुत ज्यादा डेविएशन होना नहीं है। ऑथेंटिक किताब आप एक मार्केट से चूज करें, एक या दो किताब या 3 किताब चूज कर सकते हैं। कोई भी किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आप 2 या 3 किताब से पढ़ सकते हैं उस चीज को। एनसीईआरटी की किताब पढ़ें, एच.सी. वर्मा साहब की किताब को पढ़ें, और ज्यादा से ज्यादा और कुछ ज्यादा इन्वेंशन करना ही चाहते हैं तो रेशनिक एंड हेरिडेज पढ़ सकते हैं। जो पुराना वाला रेशनिक हेरिडेज जो हम लोग के जमाने में बनाते थे, हम लोग भी आई रो जो है, और रेशनिक हेरिडेज की किताब जो है हम लोग गुरुजी लोग यही बनवाते थे। बहुत मैंने 20 साल पहले की कहानी है। तो उस समय के और इस समय में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। कंपटीशन की जो एप्टीट्यूड टेस्ट लेने की, जो जितनी भी कंपटीशन में अभी एप्टीट्यूड टेस्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गया है। हम लोगों के जमाने में बहुत बड़ी बड़ी लेंथ की क्वेश्चन होती थी, मतलब उससे रियल फिजिक्स का या मैथ का या केमिस्ट्री का रियल टेस्ट होता था। अब हम लोग थोड़ा सा देखिए, ऐसा नहीं है, जब भी आईआईटीज की बात करते हैं वहां पर रियल टेस्ट ही होता है, एडवांस के थ्रू ही गुजरना है आपको। तो कहने का मीनिंग ये है बेटा कि आप जो भी काम कर रहे हैं एक सही प्रोसेस से करेंगे, सही गाइडलाइन से करेंगे तो आपको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कंपटीशन क्वालिफाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ज्यादा इधर उधर की बातें को न करते हुए हम लोग सब्जेक्ट मैटर पर आए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्पेशल बहुत सारे बच्चे ने फोन टेलीफोनिक माध्यम से या व्हाट्सएप मैसेज से संदेश दिया कि प्लीज सर कुछ, उसमें भी 12th वाले पोर्शन को भी बोल रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितना शुरू कीजिएगा, कैसे शुरू कर सकते हैं बहुत सारी चीजें को, एकाएक चीजें, कुछ चीजें हम 12th वाले में भी अपलोडिंग का काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी जो जैसे जैसे कुछ डिमांड बढ़ रहा है उसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन जो बच्चे को देना है जिसमें लगता है कि 1-2 क्वेश्चन का हेल्प हो सकता है तो हम लोग उसको सपोर्ट करने के प्रयास कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बताऊं कि जो फ्लूइड के बारे में बताया गया, उस फ्लूइड में मैंने कहा कि सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड और गैस, और गैस और लिक्विड में जो आइडियल सिचुएशन की डीलिंग होगी इस चैप्टर में, जो लिक्विड की आइडियल सिचुएशन की डीलिंग करने जा रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या क्या होनी चाहिए मैं 1-2 लाइन से आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं कि इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ टर्म है, ध्यान दीजिएगा कि द डिफरेंस बिटवीन गैसेस
एंड सॉलिड और लिक्विड्स। ध्यान से देखिएगा हर पॉइंट्स हो, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आप पहले किताब पढ़ने की आदत डालें। जो बच्चे 11 से 12 गोइंग है उनके लिए टारगेट वाले जो तो है वो सब तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनको तो कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो लोग अभी ये स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे 11th में जो 10 से 11th गोइंग है, तो उनके लिए तो अभी ये नया नया लगेगा ही पूरी तरह से चीजें। लेकिन हम लोग कुछ अपनी व्यवस्था इस तरह से सोच सकते हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यही टाइम मैनेजमेंट ही आपको आगे बढ़ाता है। आपके पास करने के लिए बहुत समय है, और नहीं तो इधर उधर ठाकीबाजी या जो भी गपास्टिक चूर हम लोग करते थे अपने तैयारी की पीरियड में, अगर ऐसा करते हैं तो जिंदगी भर उसी में लगे रह जाइएगा। कुछ समय नहीं आपको मिलेगा, लगेगा कि सब समय नहीं मिल रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है। उस मैनेजमेंट के थ्रू आप अपने आप को सेट करके बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं थोड़ा 1-2 लाइन्स यहां पर शेयर करूंगा, इसके बाद हम अपने एक तरीके से पढ़ाने का जो कार्यक्रम है उसको स्टार्ट करूंगा। द डिफरेंस बिटवीन गैसेज एंड सॉलिड्स of the difference between gases and solids or liquid is that for solids or liquid the change in volume due to change in external pressure is rather small. In other words, solid and liquid have much lower compressibility as compared to a gases. इसमें ज्यादा हम लोग जो बातें कहने की कोशिश क्या कह रहा है, ये देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, प्रेशर देते हो उस पर। प्रेशर देकर अगर मान लीजिए कि हमने सॉलिड पर प्रेशर दिया, इस पर प्रेशर दिया, तो इसका शेप चेंज हुआ नहीं के बराबर हुआ। उसी तरह से हम लोग आइडियल लिक्विड में जब हम लोग उस पर हम लोग प्रेशर डालते हैं, और प्रेशर डालने के बाद जब उसका जो कंप्रेसिबिलिटी, इसीलिए कहा गया कंप्रेसिबिलिटी, गैस में क्या सिचुएशन होता है कि गैस में जैसे ही आप उसको डालेंगे तुरंत उसका कंप्रेस कर जाएगा, एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। तो इस चैप्टर में जो हम लोगों को बेसिकली स्टडी करनी है, इस चैप्टर में मैं बता दूं आपको इस चीज के बारे में कि जो फ्लूइड को जनरली 2 सेक्शन बांटकर हम लोग पढ़ाना चाहेंगे। अब उसमें आइडियल सिचुएशन की चर्चा होगी, जो भी चीजें हैं हम लोग बात करेंगे। फ्लूइड मतलब कि जो बातें हैं हम लोग करने जा रहे हैं उसमें पर्टिकुलर लिक्विड का ही बात करेंगे, गैस का बात नहीं करेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ये भी ध्यान में रखना है। तो फ्लूइड को 2 भाग में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। फ्लूइड को 2 भाग में, तो पहला भाग रुका हुआ फ्लूइड है। रुका हुआ क्या रहेगा? फ्लूइड है। मतलब ये रुका हुआ फ्लूइड का मतलब क्या होता है? स्टैटिकल फ्लूइड। क्या होता है? स्टैटिकल फ्लूइड जो होता है, जो मतलब कि रुका हुआ अवस्था में रहे। जैसे ग्लास में पानी भर लिया मैंने यहां पर और यहां पर रख दिया, तो ये रुका हुआ फ्लूइड कहा है। अब ये फ्लूइड कितना प्रेशर बॉटम पर लगाएगा, कितना इस फ्लूइड में जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स जो कि हम लोग अगला पार्ट होगा, डायनेमिक्स जो पार्ट होगा जो अगला पार्ट होगा। जो स्टैटिकल फ्लूइड मतलब कि रुका हुआ, जो रुका हुआ पानी मान लीजिए या लिक्विड जो भी मान सकते हैं, रुका हुआ पानी मान सकते हैं या लिक्विड मान सकते हैं, ये चीज आप समझ लीजिए। पानी या रुका हुआ लिक्विड हो, जैसे बकेट में भरा हुआ पानी हो, या जैसे मान लो कि हम पानी यहां पर ले लें, जैसे ये बोतल देखिए यहां पर ये पानी है, तो स्टैटिक फ्लूइड है। अब इस लेकर हम दौड़ने भी लगे तो भी स्टैटिकल फ्लूइड में ही काउंट होगा वो चीज। जितनी भी इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं वो स्टैटिकल फ्लूइड्स की थ्रू ही पूछे जाएंगे इसमें। ये
जो बोतल में पानी भरा हुआ है ये स्टैटिकल फ्लूइड्स की कंडीशन में आएगी। लेकिन अगर हम किसी पाइप में पानी को बहाते हैं, किसी पाइप में पानी को बहाते हैं तो जो होता है वो डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड्स आता है। उसमें क्या आते हैं हम लोग? डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड आते हैं। मतलब सर कि आप ये कहना चाहते हैं कि डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड जो है, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड जो है मैंने मतलब कि पाइप में पानी को बहाओ, पाइप में पानी को बहाओ तो क्या हुआ? डायनेमिक्स में आ जाएगा। उसकी स्टडी हम लोग डायनेमिक्स के अंतर्गत करेंगे। इसमें एक क्या और सेक्शन आता है जिसमें सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी की बात की जाती है। मैंने 3 सेक्शन में बांट कर कह सकते हैं कि पढ़ा दे सकते हैं। इसमें एक मैंने बताया कि जो बोतल में ये पानी भरा हुआ है ये रुका हुआ अवस्था में है, स्टैटिकल कंडीशन में है। दूसरा, अगर इसी को लेकर हम दौड़ने लगे तो भी ये स्टैटिकल कंडीशन में है। मतलब पानी को हम लोग बहा नहीं रहे हैं, लेकिन वही अगर नल से हम लोग पाइप के थ्रू पानी को बहाने लगे तो वहां पर डायनेमिक्स फ्लूइड मींस बहता हुआ पानी, क्या बोल सकते हैं? पाइप में, ऐसा लिख सकते हैं, पाइप में पानी को बहाना, पाइप में, पाइप के थ्रू पानी को बहाना, ऐसा समझे, पाइप के थ्रू पानी को बहाना, ये डायनेमिक्स होगा। और जो चीज रुका हुआ है वो स्टैटिक फ्लूइड में आएगा। क्या आएगा? स्टैटिक फ्लूइड में आएगा। बिल्कुल सर, ये बातें तो हम लोग समझ गए। मैंने इसमें एक और कैटेगराइजेशन बताया कि इसमें सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी की भी चर्चा 3 पार्ट में हम लोग कैटेगराइज करके पढ़ा सकते हैं। लेकिन जनरली इसको समझे स्टैटिकल और डायनेमिक्स के थ्रू ही हम लोग काम निकाल लेंगे, उसको भी इसमें चर्चा के थ्रू रख सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो फ्लूइड हम लोग को पढ़ना है, जिस पर हम लोग बातें करेंगे, वो आइडियल फ्लूइड होगा। क्या होगा? आइडियल फ्लूइड होगा। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लूइड को डिफाइन करो, फ्लूइड को डिफाइन करो, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? उसमें 2 लाइन लिखेंगे कि पहले फ्लूइड कैसे डिफाइंड होगा, इसके बाद हम लोग आइडियल फ्लूइड पर आएंगे। फ्लूइड में लिखेंगे, पहला पॉइंट फ्लूइड के लिए, इट इज नो शेप एंड साइज। पहला पॉइंट फ्लूइड्स में लिखेंगे, इट इज नो शेप एंड साइज। फ्लूइड्स का कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं है। जिस बर्तन में रखेंगे, जैसे गैस का भी बात है, तो जिस बर्तन में हम लोग रखते हैं उसी कंटेनर का वॉल्यूम के बराबर हो जाता है वो गैस का वॉल्यूम। लिक्विड अगर बोतल में रख दिया गया तो ये जिस शेप में है, मैंने इसका कह रहा है इट इज नो शेप एंड साइज। इसमें कोई शेप एंड साइज फिक्स्ड नहीं है। इट्स फ्लो अंडर इट्स ओन वेट। इसमें एक और पॉइंट, इट्स फ्लो अंडर इट्स वेट। ये वेट के थ्रू ये फ्लो करता है। वेट के थ्रू क्या करता है? फ्लो करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये समझना होगा कि आइडियल फ्लूइड का जो हम लोग चर्चा करेंगे उसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। आइडियल फ्लूइड के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? आइडियल फ्लूइड में हम लोग ये मानेंगे, पहली बात, कि फ्लूइड में मतलब आप समझ रहे हैं लिक्विड प्लस गैस की चर्चा होती है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में किसकी चर्चा करेंगे? लिक्विड की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? लिक्विड की चर्चा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये दिमाग में मेरे बात आ रही है। थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है
इसलिए हम लोग बार बार तो फॉर आइडियल फ्लूइड्स की कंडीशन क्या है? आइडियल फ्लूइड मतलब क्या क्या कंडीशन ले सकते हैं? आइडियल फ्लूइड जो चर्चा होने वाली है जिसकी, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? पहला पॉइंट्स हम लोग इसमें लिखेंगे आइडियल फ्लूइड में कि इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। फ्लूइड को क्या होना चाहिए? इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। डेंसिटी उसकी फिक्स्ड होनी चाहिए। इनकंप्रेसिबल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप कंप्रेस करोगे, जैसे गैस को क्या करते हैं तो कंप्रेस करते हैं तो तुरंत कंप्रेस हो जाता है क्योंकि वेरी लो कंप्रेस। इसमें इनकंप्रेसिबल मानेंगे हम लोग आइडियल फ्लूइड के केस में। और डेंसिटी क्या मानेंगे? इसका यूनिफॉर्म मानेंगे। डेंसिटी क्या मानेंगे? यूनिफॉर्म मानेंगे। डेंसिटी भी फिक्स्ड होगा। डेंसिटी क्या होगा? इसका फिक्स्ड होगा। आइडियल फ्लूइड की बात हम लोग करेंगे कि फ्लूइड्स जो लिक्विड है आपका वो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। डेंसिटी क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। डेंसिटी क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इसमें टर्म डेंसिटी की बात आई है। डेंसिटी का मतलब कि अगर किसी लिक्विड को अगर हम लोग कम दबाते हैं तो अगर वो कंप्रेस हो जाए तो उसकी वॉल्यूम को हम लोग घटा सकते हैं। तो मास बाई वॉल्यूम जो डेंसिटी है वो बढ़ कर सकती है। इसलिए उस कंडीशन को डील न करके हम लोग ये मानते हैं आइडियल फ्लूइड के बारे में, जहां पर डेंसिटी को क्या करते हैं हम लोग? फिक्स रखते हैं। उसको इनकंप्रेसिबल में ले लेते हैं कि वो कंप्रेस नहीं हो सकता है। उस कंडीशन को हम लोग इसमें डील करते हैं। अच्छा सर, बिल्कुल सर, हम लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें जो है दिमाग में सेट हो रही है कि रियलिटी में हम लोगों को जानना है वो क्या जानना है। तीसरी कंडीशन लिख सकते हैं हम लोग इसमें आइडियल फ्लूइड के केस में कि ये नॉन विस्कस हम लोगों को मानना पड़ेगा। नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है बेटा? आपको समझना चाहिए कि जो नॉन विस्कस, सारे के सारे एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है बेटा, सभी के सभी लाइन्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी की किताब को थ्रोली अगर स्टडी करते हो तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होती है। हम लोग जैसे मान लो थोड़ा एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, थोड़ा क्या एनसीईआरटी कंप्लीटली पढ़ते हैं, एच सी वर्मा साहब की किताब को एक बार पढ़ा, एरिस्टिक हेरिडेज को भी पढ़ा। तो कहने का मतलब है कि एक निचोड़ जो आपके साथ हम लोग जो शेयर करते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग जितनी पढ़े उस पढ़ाई का एक रिजल्ट आपके सामने रखे जो आपको बहुत कम समय में वो सारी चीजें का ज्ञान मिल जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आइडियल सिचुएशन में डेंसिटी हम लोग क्या मानते हैं? फिक्स मानते हैं, इनकंप्रेसिबल मानते हैं और नॉन विस्कस मानते हैं। नॉन विस्कस का मीनिंग क्या होता है? एक ड्रैगिंग फोर्स है जो फ्रिक्शन, जैसे हम लोग सॉलिड में देखते हैं कि फ्रिक्शन आता है, उसी तरह से एक लिक्विड के लेयर दूसरी लिक्विड पर जो टेंजेंशियल फोर्स लगाता है, वो फोर्स फ्रिक्शन ऑफर्ड होता है और उसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। और विस्कस फोर्स यहां नहीं होने के लिए कंडीशन होना चाहिए आइडियल फ्लूइड के लिए, मतलब नॉन विस्कस होना चाहिए। टेंजेंशियल फोर्स, रिमेंबर दैट, क्योंकि अगर ऐसा मीन्स लिक्विड के सरफेस के पैरेलल जो चीजें लेयर के बीच जो लगता है वो चीज नहीं लगना चाहिए, नॉन विस्कस होनी चाहिए। ये कंडीशन मैंने बताया आइडियल का 3 कंडीशन। पहला क्या बताया? इनकंप्रेसिबल, दूसरा डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तीसरा नॉन विस्कस लिक्विड होनी चाहिए। फ्लूइड का मतलब जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें लिक्विड की बात कर रहे हैं। बार बार मैं इस चीज को कहता हूं क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग केवल और केवल लिक्विड के बारे में बात करें। एक बार फिर रिकैप करते हैं कि फ्लूइड को 2 भाग में तोड़कर पढ़ाया जाएगा। एक भाग स्टैटिकल कंडीशन में होगा। स्टैटिकल कंडीशन मतलब रुका हुआ पानी का मतलब कि बकेट में पानी को भर लिया और उसको लेकर दौड़ भी गया उस पानी में। वो जो स्टैटिकल कंडीशन में स्थिर है पानी, उसको लेकर जब हम दौड़ भी जाएंगे तो वो भी स्टैटिकल कंडीशन में कहानी काउंट होगी। लेकिन
जब उसी पानी को पाइप के थ्रू बहाने लगेंगे तो डायनेमिक्स में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डायनेमिक्स में आ जाएगा। ठीक है सर, ये फ्लूइड के बारे में हम लोगों ने जो एक व्यवस्था तैयार किया है, उस व्यवस्था को आपके सामने हमने रखा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोगों को ये समझना चाहिए यहां पर कि इसमें जो टर्म यूज होने वाले हैं, इसमें टर्म जो है डेंसिटी की बारी आएगी, जैसे मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी की कहानी में मास बाई क्या होता है, अगला माने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग धीरे धीरे इसमें प्रेशर पर डील करने वाले हैं। किस पर डील करने वाले हैं? प्रेशर की कहानी डील होगी। तो उसी पर हम लोग जाने की प्रयास कर रहे हैं कि प्रेशर कैसे हम लोग लिक्विड का प्रेशर इसे निकालेंगे, क्या करेंगे, वो सब चीज को ध्यान में रखना होगा। तो डेंसिटी की बारी जो है, डेंसिटी टर्म को, इसमें डेंसिटी टर्म यूज होने वाला है। तो डेंसिटी को देखते हैं कि कैसे डिफाइन करते हैं डेंसिटी को। तो डेंसिटी हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। डेंसिटी जो है, या पहले से भी पढ़े होंगे, डेंसिटी डी जो है, डी डेंसिटी जो है, इसको हम लोग लिखते हैं मास, मास को m और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। डिवाइडेड बाई क्या हो गया? वॉल्यूम v। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मास, मास जो है किलोग्राम में यूज होगा। यूनिट मास का जो हम लोग यूनिट यूज करेंगे किलोग्राम, और वॉल्यूम के लिए ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब कि सर ऐसा यूनिट एकदम छोटे छोटे बात से, बेसिक बात से, क्योंकि बेसिक ही ऐसा मूल मंत्र है स्टडी का। बेसिक ही ऐसा मूल मंत्र है जो आपको आगे ले जा सकता है। बेसिक का ज्ञान सही नहीं होने से आप दिक्कत में आ जाते हो बेटा। छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे मिस करते हैं हम लोग या स्किप कर जाते हैं तो दिक्कत आती है तैयारी में। वही छोटे छोटे पार्ट जो है, आप समझो कि एक एक ईंट मिलकर एक मकान को तैयार करते हैं। ये मकान बहुत सुंदर लगता है। एक एक ईंट की कितनी इंपॉर्टेंस होगी। वही ये सारे जो हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपकी इस तरह से प्लेटफॉर्म सेट कर देगा कि आप भय से मुक्त हो जाओगे। जिस तरह से भयभीत होते हो कि फ्लूइड में सारे बच्चे जगह की बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को, जिस तरह से हम लोग काइनेमेटिक्स सोचते हैं, जिस तरह से न्यूटन्स लॉ को सोचते हैं, जिस तरह से वर्क पावर एनर्जी से सोचते हैं, जिस तरह से रोटेशनल का भी सवाल को सोचते हैं, लेकिन इसमें सोच गड़बड़ा जाता है। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो बेटा मेरा इसमें एक ही बात कहना है कि जो व्यक्ति काइनेमेटिक्स बनाता है, जो व्यक्ति न्यूटन्स लॉ बनाता है, जो वर्क पावर बना लेता है, जो रोटेशन बना सकता है, वो ये चैप्टर क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि आपने अभी तक सॉलिड पर उसका नियम को लगाया है। काइनेमेटिक्स सॉलिड पर लगाया है। जनरली आपने यही काम किया है। अब आप एक लिक्विड पर लगाने जा रहे हैं, एक फ्लूइड पर लगाने जा रहे हैं, एक लिक्विड या गैस पर लगाने जा रहे हैं। तो लिक्विड और गैस में कुछ हम लोग को कंडीशन मानकर बनाना है। तो कंडीशन भी मानकर हम आइडियल सिचुएशन पर आ गए, और उस आइडियल सिचुएशन में जो जो पैरामीटर हम लोग को यूज होने वाली है, जैसे मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, जो ये टर्म है, प्रेशर टर्म है, जो प्रेशर की कहानी बहुत ही चर्चा चलने वाली है। यहाँ पर प्रेशर का ही शुरुआत है। यहाँ पर जब एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे तो प्रेशर से ही स्टार्ट किया है। तो बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। मतलब कि छोटी छोटी कहानी को गढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा यूनिट जो डेंसिटी के बारे में हम लोग, ऐसा कोई स्किप ना हो इसलिए सारी टर्म को हम लोग लिखते हैं ऐसा यूनिट, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा, इसी का डेंसिटी क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा सर, ये तो बातें समझ में आ गई। देखिए यूनिट्स का जो प्रयोग है, यूनिट्स का जो प्रयोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वॉल्यूम की यूनिट और मास जो है, आपने देखा यहां पर मीटर क्यूब, क्या देखा यहां पर, मीटर क्यूब देखा। हाँ सर, मीटर क्यूब तो देखा है यहां पर। और क्या क्या वॉल्यूम की यूनिट यूज हो सकता है जो बच्चे वहां पर भी, क्योंकि यहां पर देखिए ध्यान से अगर हम लोग देखें तो यूनिट का भी गड़बड़ी बच्चे करते हैं। छोटे छोटे
गड़बड़ी करके जो जेईई मेंस का सवाल हो या नीट लेवल का सवाल हो, मैं यही अपने जीवन में देखा है कि जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं आपको बेसिक से ही पूछे जा रहे हैं। बेसिक जिसकी जितना बेहतर हो रहा है वही लड़के क्या तो किसी संस्थान से पढ़कर बेसिक ठीक कर रहे हैं, नहीं तो कुछ बच्चे हैं कि सेल्फ स्टडी करके भी अपनी बेसिक को ठीक कर लेते हैं। तो आप देखोगे उन सारे बच्चे को कि जो टाइम मैनेजमेंट है, उस टाइम मैनेजमेंट में एनसीईआरटी की बुक को, एससी वर्मा साहब की बुक को और रेशनिक हैरिडेज की बुक को या यूनिवर्सिटी फिजिक्स की बुक को, माने बुक को तो बहुत सारी बुक हो जाएगी तो कितना टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन उन लोगों को जो टॉपर्स लोग हैं उनकी कहानी कुछ अगर देखा जाए तो अपना इस तरह से मैनेजमेंट को बनाए हुए हैं कि वो सारी किताब भी पढ़ लेते हैं। और एक बार और कोई भी स्टैंडर्ड बुक को इतना पढ़ने के बाद कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक को पकड़कर या स्टडी मटेरियल किसी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़कर वो 2-4 बार बनाते हैं। 2-4 बार बनाने से उनकी इस तरह से माइंड में सारी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है तो उनके लिए हर सवाल लगता है कि इस नेचर का हम तो कई टाइम्स बनाए हैं। तो एक कॉन्फिडेंस देखिएगा कि जब वो लाइन लिखने लगता है, बच्चा सवाल बनाने लगता है तो उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है उस पर। और जब पकड़ मजबूत होती है तो समझ लेना कि अब उनसे सवाल जो है छूटने वाला नहीं है। आज की लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा भूमिका दे रहे हैं। कल से इसी लेक्चर को देखिएगा आप लोग कि हम लोग थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे, चीजें जो है बहुत ही स्मूथली डील होने लगेगी। आज की शुरुआत पर हमने थोड़ा सा यूनिट्स पर बात करने वाले हैं कि जो यूनिट है ये जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी का, मास का किलोग्राम है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब है और क्या क्या वॉल्यूम में हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मास किलोग्राम में लिखा हुआ है बेटा, डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट है। हाँ सर, बिल्कुल बात सही कही आपने। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वॉल्यूम में थोड़ी चर्चा करें हम लोग कि वॉल्यूम का जो बात है, वॉल्यूम को यहां पर मीटर क्यूब लिखा गया है। वी को क्या लिखा गया है? मीटर क्यूब। मतलब कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसा यूनिट है। तो 1 मीटर क्यूब को ध्यान से देखिए, हम लोग बहुत छोटे छोटे पॉइंट को डील कर रहे हैं। 1 मीटर क्यूब को कितना सीएम क्यूब, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? सीएम क्यूब में हम लोग देखें तो आप कहोगे कि 1 मीटर में सर 100 सेंटीमीटर होगा। इसके लिए भी 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। मतलब कि 1 मीटर क्यूब को हम लोग 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 और 10 के पावर 2, मतलब कि 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 4, 10 के पावर 2 मीन्स 10 के पावर 6 सीएम क्यूब। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर हुआ? 1 मीटर क्यूब किसके बराबर हो गया? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी को सीएम क्यूब को सीसी भी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो टेन के पावर 6 हम लोग देखिए यहां पर आया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 के पावर 6 सीएम क्यूब, मतलब सीसी, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको एमएल भी बोल सकते हैं, एमएल, क्यूबिक सेंटीमीटर को एमएल। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस पॉइंट पर कंफ्यूज करते हैं, जो शुरू से अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम लोग उस पॉइंट को भी पकड़े हुए हैं। हम लोग जानते हैं बेटा, मतलब कि 1 MQ को आप 10 के पावर 6 ml भी लिख सकते हैं। ml, सीसी को 1 cc इज इक्वल टू 1 ml,
1 cc इज इक्वल टू 1 ml हुआ। तो 1 डेसीमीटर क्यूब को कैसे हम लोग लिखते हैं, अब ध्यान से देखिए। अब हम लोग समझेंगे कि 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में क्या होता है, 1 लीटर, लीटर क्योंकि खास टर्म यूज होगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाले पैरामीटर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाले पैरामीटर हैं। अच्छा सा ये बात है, मतलब कि हम लोग इसको कैसे समझें कि 1 मीटर क्यूब को हमने यहां पर अगर ऐसा लिखें 10 टू द पावर 3 इंटू 10 के पावर 3 ml, इसको 1 ml को यहां से इसको ऐसे लिख सकते। बट 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml। यस सर, मतलब कि 10 के पावर 3 ml। यस सर, मतलब 1 मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3 लीटर। यस सर, ये तो हम लोग सर ये मतलब ये हुआ कि 1 लीटर में या 1 मीटर क्यूब जो है, 1 मीटर क्यूब, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये सारी चीजें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म लिखा जा रहा है। मतलब ये हुआ कि 10 के पावर 3 लीटर, ये सब टर्म यूज होने वाले हैं, इसलिए मैं यहां पर एनालिसिस कर रहे हैं। 10 के पावर 3 लीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर को क्या बोल सकते हैं, 1 लीटर को बोल सकते हैं कितना, 1 लीटर को कितना बोल सकते हैं, 1/10 के पावर 3 मीटर क्यूब। मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 के पावर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हम लोग इस रिजल्ट्स पर आए हुए हैं, तो कैसे आए हुए हैं, पूरी तरह से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को लेकर आए हुए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेंसिटी की चर्चा में हम लोग देखा कि मास बाय वॉल्यूम, मास की यूनिट को क्लियर किया किलोग्राम से, वॉल्यूम की यूनिट को हम लोगों ने इस टर्म में, क्योंकि लीटर, मिलीलीटर, ये सब में MQ वगैरह जो है ये यूज होने वाला टर्म है, इसलिए हम लोग यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया है। तो आपको ये चर्चा में जो वेरी कंसेप्ट जो बच्चे जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उसको दिखना होगा, इसको 2-3 बार समझना होगा, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक टर्म डिफाइंड होता है रिलेटिव डेंसिटी। क्या टर्म डिफाइंड होता है, रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा सर, रिलेटिव डेंसिटी टर्म जो है वो डिफाइंड होगा। तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी, और इसको स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोला जाता है। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी है, और इसको स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग जो डेफिनेशन है उसको लिखेंगे। द रेशियो ऑफ, लिखेंगे द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सबस्टांस, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस, द रेशियो ऑफ density of substance to the density of water at 4 degree centigrade, at 4 degree centigrade, at 4 degree centigrade। मतलब सर कि आप ये कहना चाहते हैं रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग कभी कभी R और ये डॉट भी दे देंगे बेटा, R.D,
R फॉर रिलेटिव, D फॉर डेंसिटी। मतलब कि आपने ये कहना चाहते हैं सर कि डेंसिटी ऑफ सबस्टांस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो अब यहां भी डेंसिटी है, यहां भी डेंसिटी है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। स्पेसिफिक डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। देयर इज नो यूनिट, देयर इज नो यूनिट। क्यों भाई, क्यों सर, ऐसा आपने क्यों कहा? क्योंकि यहां पर भी डेंसिटी है और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीएम क्यूब हम लोग मानेंगे, 1 ग्राम पर सीएम क्यूब मानेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर को सीजीएस सिस्टम में। 1 ग्राम पर सीएम क्यूब समझेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या लिखेंगे, 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलो तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है। तो 1 ग्राम में क्या लिख सकते हो, 10 के पावर -3 किलोग्राम डिवाइडेड बाय सीएम क्यू। बेटा डिवाइडेड बाय क्या है, सीएम क्यू है। तो सीएम क्यू को मीटर क्यूब में बदल लो तो क्या एसआई यूनिट होगा। एसआई में कितना वाटर की डेंसिटी हम लोग को याद भी होना चाहिए, लेकिन मैं एक प्रॉपर ढंग से पढ़ा रहे हैं आपको, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देख ले। सीएम क्यू, सीएम क्यू का मतलब होता है सीएम इंटू सीएम इंटू सीएम, सीएम इंटू सीएम इंटू सीएम। मीन्स उन सारे विद्यार्थियों के लिए ये क्लासेस चल रही है जो बेसिक तौर से जाना चाहते हैं। तो सीएम के लिए लिख दिया मैंने 10 के पावर -2 मीटर, यहां भी लिख दिया 10 के पावर -2 मीटर, यहां भी लिख दिया 10 के पावर -2 मीटर। तो फाइनली देखोगे तो ये आ जाएगा 10 के पावर -6 से ऊपर चला गया +6 में, अब -3 है तो 10 के पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेंसिटी ऑफ वाटर जो माना गया है या जो होता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। और सीजीएस सिस्टम में हम लोग 1 ग्राम पर सीएम क्यूब मानते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको किसी भी सबस्टांस की रिलेटिव डेंसिटी मान लो कुछ दिया हुआ है, 7.8 दिया हुआ है, 3.2 दिया हुआ है, तो व्हाट डू मीन, इसका मतलब क्या हुआ। अगर किसी भी सबस्टांस का रिलेटिव डेंसिटी मान लो तुम्हें दिया है 3.2, तो उस सबस्टांस का डेंसिटी ऑफ वाटर से गुना कर दोगे। मतलब सर कि आप कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं भाई, आप कहना क्या चाहते हैं, आप कहना यही चाहते हैं ना कि किसी भी सबस्टांस का अगर रिलेटिव डेंसिटी 3.2 है, समझ क्या है, मान लो कि रिलेटिव डेंसिटी है 3.2 रिलेटिव डेंसिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भी सबस्टांस होगा डेंसिटी ऑफ सबस्टांस कितना होगा, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस कितना लिख सकते हैं, 3.2 ग्राम पर सीएम क्यूब सीजीएस में लिख सकते हैं, या नहीं तो लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी लिख सकते हैं। 1 ग्राम पर सीएम क्यूब इज इक्विवेलेंट टू दिस। यस सर, मतलब कि डेंसिटी या स्पेसिफिक जो बात मैंने किया है स्पेसिफिक डेंसिटी के लिए या रिलेटिव डेंसिटी के लिए, उसका मतलब क्या होता है, यही होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्लास में हम लोग प्रेशर, जो कि
इस फ्लूइड का जो लिक्विड की बात हम लोग कर रहे हैं, इस फ्लूइड में लिक्विड की जो चर्चा करने वाले हैं, जो आइडियल लिक्विड, जनरली जो आइडियल लिक्विड है उसको हमने कंडीशन बना दिया है, उसकी फ्रेम और ढांचा तैयार कर दिया है कि हम कौन सी लिक्विड में क्या कंडीशन लगा दे तो हम लोगों के लिए ये चैप्टर जो है काफी स्मूथ हो जाएगा, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही तक बात कर रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग ज्यादा एनर्जी लेवल से प्रेशर की बातें करेंगे, प्रेशर डील करेंगे और प्रेशर से हम लोग देखिएगा कैसे कैसे पास्कल लॉ के अंदर वगैरह, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल वगैरह पर हम लोग, फ्लोटेशन लॉ को हम लोग कैसे बातें करते हैं, इस सब पर धीरे धीरे हम लोग जो आए हुए सवाल हैं अभी तक का उसका भी डिस्कशन होता चलेगा। पढ़ते रहिए और ध्यान रहे कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मेरा 9th का लेक्चर या 10th का लेक्चर में भी मैं बता दूं बेटा कि 9th स्पेशली मैंने जो एनसीईआरटी करा रखा है वो स्कूल लेवल का चीजें है, उसमें भी हम लोग बहुत सारे 11th और लेवल पर बात कर रहे हैं, जेई और नेट लेवल पर बात कर रहे हैं। तो उस लेक्चर को भी चाहे तो आप देख सकते हैं, वहां से जो आपको फायदा मिल सकता है उसको देख ले। वहां से भी 9th 10th में जो हमने बातें कर रखे हैं उसको हम लोग डायरेक्ट जेई और नीट से कनेक्ट कर कर देख रहे हैं, क्योंकि उस तरह के बच्चे को जो रैंकर्स जो जेई मेंस हो या एडवांस पर काम करते हैं, जो 500 के अंदर रैंक होते हैं, वो इसी लेवल से अपना काम शुरू रखते हैं। चाहे नीट में हो चाहे मेडिकल डिवीजन में हो, उनका भी रैंक तभी वो अच्छा मिलता है, 500 के अंदर आता है, 1000 के अंदर आता है, तभी माना जाएगा टॉपर्स हैं। जो उनकी पढ़ाई जो है ज्यादातर 9th 10th से इसी लेवल से, इसी कनेक्टिविटी के थ्रू कि 9th के जो सिलेबस हैं उसको 11th से कनेक्ट करके, 10th के जो सिलेबस हैं उसको 12th से कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेक्चर को ईयरफोन लगा कर देखें, सुने, देखें और कलम कॉपी लेकर पढ़ें तो ज्यादा फायदा होगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।